हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में। जैसे कि पहले मैंने आपको इसका पार्ट 1 करवाया हुआ है, जिसमें भारतीय भौतिक प्रदेशों में मैंने आपको पढ़ाया था प्रायद्वीपीय पठारों से पहले। तो उस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था किसके बारे में, भौतिक प्रदेशों में उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों के बारे में कंप्लीट मैंने आपको बताया था। तो आज की क्लास में भारतीय भौतिक प्रदेशों में या भारत के भौतिक प्रदेश जो है जिनमें प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में आज पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या दिए गए नंबर है 8894592402 पे भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय पठार भारतीय भौतिक प्रदेशों के बारे में। तो आज जो प्रायद्वीपीय पठार हैं, जैसे कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश उत्तरी भारत के विशाल मैदान के दक्षिण में स्थित है। तो इस तरह से पठारी भूमि जो है पूरे प्रायद्वीप को घेरे हुए है। तो ये जो है कुल 16 लाख वर्ग किलोमीटर 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में या इसमें स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो है भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कहलाता है जो प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है। और ये जो है इसकी यही पठार भारत का प्राचीनतम भूखंड भी कहलाता है, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी 600 से 900 मीटर के या बीच में है या 900 मीटर तक है। और इस क्षेत्र की सामान्य ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी ढलान है। और अपवाद के तौर पर नर्मदा ताप्ती के भ्रंश भाग में ढलान पूर्व से पश्चिम की ओर हो गई है या पूर्व से पश्चिम की ओर है। ठीक है। तो इस तरह से विभिन्न पर्वतों जैसे नदियों या इनकी उपस्थिति के बाद ये जो है पठार कई छोटे छोटे पठारों में भी विभाजित हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले आएगा कौन सा, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार दक्कन का पठार तो ये जो है दक्कन का जो पठार है, ये जो पठार है त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा व विंध्याचल, उत्तर में महादेव मकालू, पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिम घाट इसकी सीमाएं बनाते हैं। ठीक है। दक्कन का पठार, ये वाला पॉइंट दक्कन का पठार। ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे आपको बताया। और क्रिटेशियस तथा पूर्वी टर्सियरी काल में होने वाले लावा से या इसके लावा के दरारी उद्भेदन से निकले बेसिक लावा से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश कहाँ गया आपका, ये वाला पॉइंट मध्य प्रदेश का आ गया। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आ गया ये वाला। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र आ गया ये। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद गुजरात आ गया ये। ठीक है, गुजरात के बाद कर्नाटक आ गया ये वाला नीचे। ठीक है, और आंध्र प्रदेश राज्यों के भाग आते हैं, तो आंध्र प्रदेश आ गया साथ में ही ये वाला हिस्सा ये। ठीक है। तो इस तरह से इस विशाल पठार पर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है। तो कौन सा बताया मैंने आपको, पहला दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। ठीक है। नेक्स्ट आएगा मारवाड़ का पठार। तो ये मारवाड़ का जो पठार है इसे राजस्थान का उठा हुआ क्षेत्र भी कहते हैं और अरावली के पूर्व में स्थित है। तो अरावली श्रेणी जो है वो कहाँ पे है, अरावली इसके पूर्व में स्थित है। ये कौन सा, मारवाड़ का
पठार, ठीक है। कौन सा आ गया? मारवाड़ का पठार। तो ये जो है मैंने आपको बता दिया, इसे राजस्थान का उठा हुआ क्षेत्र भी कहते हैं, मारवाड़ अपलैंड, ठीक है। और ये अरावली के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार दूसरा मैंने आपको यहाँ पे बताया, दक्कन के बाद मारवाड़ का पठार, ठीक है। और तीसरा मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार सेंट्रल हाईलैंड, ये मारवाड़ के पूर्व में ही स्थित है। जैसे कि मारवाड़ है उसके साथ में मध्य भारत का है, ठीक है। इसके अंतर्गत चंबल का बेसिन जो है आता है, ठीक है। चंबल का बेसिन इसके अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है मालवा का पठार। तो मालवा का पठार यहाँ पे मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य, अरावली और विंध्य, अरावली आ गई ये वाली, ठीक है। और विंध्य ये वाली विंध्याचल, ठीक है। तो विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित लावा से निर्मित मालवा का पठार काली मिट्टी का संप्राय मैदान है। तो ये कौन सा है? मालवा का पठार, अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड या बघेलखंड का पठार, ये मालवा, ये जो है मालवा पठार का उत्तर पूर्वी भाग है। जो मालवा पठार है इसका उत्तर और पूर्वी भाग ये कहलाता है, जो बुंदेलखंड है, ठीक है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार। कौन सा आएगा? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर पठार आ गया यहाँ पे, छोटा नागपुर पठार, ठीक है। तो ये जो है ये पठार झारखंड में विस्तृत है। तो यहाँ पे क्या गया? झारखंड है ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो झारखंड में विस्तृत है। और महानदी, सोन, स्वर्ण रेखा, दामोदर इस पठार की प्रमुख नदियां हैं। ये पठार कई भागों में बंटा हुआ है। इसमें हजारीबाग का पठार आता है, ठीक है, हजारीबाग का पठार। इसके अलावा रांची का पठार शामिल है। और इस पठार, ये जो पठार है खनिज पदार्थों में घना है, ठीक है, धनी है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स ये कहलाता है। नेक्स्ट है मेघालय का पठार। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का आउटर भाग है, ठीक है। गारो खासी जयंतिया जो है, जैसे गारो खासी और जयंतिया के जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, इसमें ये स्थित है, ठीक है। तो आउटर भाग है किसका? मेघालय का। कौन सा आ गया ये? मेघालय का पठार, ठीक है। मेघालय के पठार भी आपको समझ में आ गया होगा। मतलब ये आउटर, सॉरी अदर भाग है ये जो मेघालय का है, ठीक है। नेक्स्ट है दंडकारण्य। दंडकारण्य क्षेत्र ये जो आएगा किसके? इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। उड़ीसा ये आ गया, छत्तीसगढ़ ये आ गया यहाँ पे, और आंध्र प्रदेश ये आ गया नीचे। तो यहाँ पे आ जाएगा दंडकारण्य। दंडकारण्य
इसका विस्तार मैंने आपको बताया, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है। नेक्स्ट है तेलंगाना पठार। तेलंगाना कहाँ पे है? ये आ गया तेलंगाना। तेलंगाना पठार भूगर्भिक दृष्टि से ये प्रदेश जो है भारतीय प्रायद्वीप का समतलीकृत भाग है और इस प्रदेश को दो सूक्ष्म इकाइयों में बांटा जाता है, तेलंगाना रायल सीमा उच्च भूमियों में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार जो है 600 मीटर की ऊंचाई की समोच्च रेखा इसे दो भागों में बांटती है। कौन कौन से? पहला इसमें आ जाएगा उत्तरी भाग और दूसरा दक्षिणी भाग। उत्तरी और दक्षिण भाग में उत्तरी भाग, इस भाग पर कृष्णा तुंगभद्रा नदियां प्रवाहित होती हैं और दक्षिण भाग इसे मैसूर का पठार भी कहते हैं और इसकी दक्षिण सीमा नीलगिरी पहाड़ियों द्वारा बनती है। तो नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ आ जाएंगी? नीलगिरी पहाड़ियां आ जाएंगी ये साथ में ही। नीलगिरी पहाड़ियां, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियां जो है इसके द्वारा ये सीमा इसकी बनती है। बाबा बुदन की पहाड़ियां इसी पठार पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है तमिलनाडु का पठार। ये तमिलनाडु पठार, तमिलनाडु आ गया ये वाला पॉइंट नीचे। तमिलनाडु पठार, तमिलनाडु पठार जो है ये पठार दक्षिण सहारा तथा तमिलनाडु तटीय मैदानों के मध्य विस्तृत है और इस पठार को दो वर्गों में, एक तो तमिलनाडु पहाड़ियां, ठीक है, तमिलनाडु पहाड़ियां, और दूसरा कोयम्बटूर मदुरै उच्च भूमि में बांटा गया है। ठीक है, कोयम्बटूर मदुरै। और पहाड़ियों के अंतर्गत जैसे जवादी, जवादी की आ जाएगी यहाँ पे, जवादी, शेवराय, शेवराय नीचे आ जाएंगी यहाँ पे, शेवराय और कलरायन, पंचमलाई, कलरायन या पंचमलाई, पंचमलाई की पहाड़ियां आती हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है? तमिलनाडु का पठार। ठीक है, तो यहां तक अच्छे से आपको समझ आ गया होगा ये पठारों के बारे में। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत श्रेणियां। प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत श्रेणियां। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो पर्वत श्रेणियां हैं, प्राचीन पठारी भूभाग जो है की क्रियाओं से सबसे अधिक प्रभावित हैं। जो अनावृतीकरण की जो क्रियाएं हैं, यानी तो यहाँ पर ऐसे पर्वत पाए जाते हैं जो एक समय काफी ऊंचे थे, लेकिन आज इनकी ऊंचाई इतनी कम हो गई है कि इन्हें पहाड़ियों के नाम से पुकारा जाता है। और जैसे कि अरावली इसका सबसे उत्तम उदाहरण जो है आप ले सकते हैं। तो इसकी जो प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत श्रेणियां हैं, विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला कहाँ पे है? मैप में मैंने आपको बताया है, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है, कौन सा आ जाएगा? विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल, इसका विस्तार नर्मदा नदी के सहारे पश्चिम की ओर गुजरात राज्य से शुरू होकर उसके समानांतर पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, गुजरात से। ठीक है, तो इस तरह से ये पर्वतमाला विंध्याचल, भारनेर, कैमूर, पारसनाथ पहाड़ियों का एक समूह है। कौन कौन सी? विंध्याचल, भारनेर, कैमूर, पारसनाथ। ठीक है, और ये मालवा बुंदेलखंड पठारों की दक्षिण व पूर्वी सीमा बनाता है। मालवा और बुंदेलखंड जो यहाँ पे मैंने आपको बताया ये वाला,
ठीक है। तो इस तरह से इनकी सीमा जो है दक्षिण पूर्वी सीमा ये बनाता है। अब इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई है 300 से 650 मीटर, और ये भारत की दक्षिण भारत, ये जो है भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। और इसकी सर्वोच्च चोटी सद्भावना शिखर है। कौन सी है सर्वोच्च चोटी इसकी? सद्भावना शिखर। ठीक है। नेक्स्ट है सतपुड़ा पर्वतमाला। तो सतपुड़ा पर्वतमाला कहाँ आएगी? इसके साथ में ही है। ठीक है। सतपुड़ा, ये आ गई आपकी विंध्याचल, ये आ गई सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वतमाला। ठीक है। तो ये जो है पर्वतमाला नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है। ठीक है। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में ये स्थित है, नर्मदा और ताप्ती के बीच। तो इस तरह से ये ये जो है पूर्व उत्तर दिशा में आगे महादेव मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार तक ये फैली हुई है। ठीक है। कहाँ तक फैली है? छोटा नागपुर पठार तक ये फैली हुई है। महादेव मकालू, महादेव मकालू ये आ गया, महादेव मकालू। ठीक है। तो इस तरह से ये जो है सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। कौन सी है इसकी सबसे ऊंची चोटी? धूपगढ़। ठीक है। और ये जो है 1350 मीटर ऊंची है और महादेव पर्वत पर स्थित है। महादेव पर्वत पर ये स्थित है। ठीक है। और इस पर्वत की दूसरी मुख्य चोटी अमरकंटक है। दूसरी मुख्य चोटी कौन सी है? अमरकंटक है। ठीक है। इसकी जो कितनी ऊंची है? 1127 मीटर, और यहीं पर नर्मदा सोन नदी का उद्गम स्थल भी है यहाँ से, और धूपगढ़ के समीप पंचमढ़ी स्थित है। तो इसमें धूपगढ़ से यहाँ पे आ जाएगा ये वाला पॉइंट। ठीक है। और ये मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटक स्थल है। सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नदियां अनेक जलप्रपात बनाती हैं, और इनमें जबलपुर के निकट नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात जो है यहाँ पे प्रसिद्ध है। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात। ठीक है। नेक्स्ट है अरावली पहाड़ियां। तो अरावली ये वाली है। ठीक है। अरावली ये प्राचीन बलित पर्वत है। ठीक है। कौन सा है? प्राचीन बलित पर्वत, अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है। और जो लंबी अवधि तक अपर्दन के बाद अब विशिष्ट पर्वत का रूप धारण कर चुकी है। ठीक है। और ये अहमदाबाद के निकट से शुरू होकर उत्तर पूर्व दिशा में दिल्ली के दक्षिण पश्चिम तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। और यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी आबू के निकट गुरु शिखर है। गुरु शिखर ये वाला पॉइंट। ठीक है। गुरु शिखर जो 1722 मीटर ऊंची है। ठीक है। नेक्स्ट आएगा पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट कहाँ आएगा? ये वाला जो हिस्सा है ये पश्चिमी घाट का है। पश्चिमी घाट इसे कहेंगे। ठीक है। पश्चिमी इसे सह्याद्री की पहाड़ियां भी कहते हैं, और इसकी ढाल घाट की तरह सीढ़ी नुमा है, और यही कारण है कि इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। और उत्तर में ये ताप्ती नदी के दक्षिण में स्थित है। खानदेश से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, और उत्तरी भाग में इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर और दक्षिण भाग में इसकी जो चौड़ाई है 80 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर।
ठीक है। और दीवार की तरह खड़े होने के कारण इस पर्वत श्रेणी को पार करना भी कठिन है। और इस श्रेणी में 4 दर्रे हैं जिनसे होकर इस पर्वत को पार किया जाता है। कौन कौन से आएंगे? थल घाट, घोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा दर्रा, ये आएंगे इसमें। ठीक है। और इसमें ये आगे कौन से दर्रे? ठीक है, जो मैंने आपको बताया, थल घाट, घोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा दर्रा। ठीक है। ये वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही एक प्रकार है। ठीक है। और ये जो 4 दर्रे मैंने आपको बताए, थाल घाट ये महाराष्ट्र राज्य में पश्चिम घाट की श्रेणियों के में स्थित प्रमुख दर्रा है। इसकी ऊंचाई 583 मीटर है और यहाँ से होकर नासिक, मुंबई, मुंबई कोलकाता की प्रमुख सड़क पर रेल मार्ग से गुजरते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है घोर घाट, ये दर्रा भी महाराष्ट्र की पश्चिमी घाट श्रेणियों में स्थित है। और पाल घाट ये केरल के मध्य पूर्व, ये जो केरल है ये, ठीक है, यहाँ पे मध्य पूर्व में नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। नीलगिरी अन्नामलाई कहाँ जाएगी? नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है, और अन्नामलाई की, ये आ गई। ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ियां, तो ये आ जाएंगी इसमें। तो इस तरह से नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथि नोट है। ये जो नीलगिरी है पर्वत ग्रंथ नोट जो है ग्रंथि है, जहां पूर्वी घाट पर्वत पश्चिमी घाट पूर्व जो है आकर मिलते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं। ठीक है। और इसका सर्वोच्च शिखर है दादा बेटा। सर्वोच्च शिखर कौन सा इसका? दादा बेटा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, दादा बेटा का। ठीक है। तो इस तरह से ये जो है 2637 मीटर है और जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर कहलाता है। और नीलगिरी के दक्षिण में पाल घाट दर्रा है। ठीक है। कौन सा है? पाल घाट दर्रा जो है इसके कहाँ पे आता है? दक्षिण, मतलब ये जो आएगा दक्षिण में है। ठीक है, पाल घाट। और तमिलनाडु को केरल से ये जोड़ता है। केरल ये आ गया, तमिलनाडु ये आ गया। ठीक है। और पाल घाट से दक्षिण एक और पर्वत ग्रंथि का निर्माण होता है जिसे अन्नाईमुड़ी पर्वत ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्नाईमुड़ी पर्वत ग्रंथि या पर्वत ग्रंथि कहते हैं। इस पर्वत ग्रंथि का निर्माण उत्तर में अन्नामलाई पहाड़ियों, अन्नामलाई पहाड़ियां कहाँ जाएंगी? ये वाला पॉइंट, अन्नामलाई पहाड़ियों, उत्तर पूर्व में पल्ली पहाड़ियां और दक्षिण में इलायची कार्डमम पहाड़ियां, दक्षिण जो आ जाएंगी इलायची, ये आ जाएंगी यहाँ पे, ये। ठीक है। इन पहाड़ियों के मिलने से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है। और अन्नामलाई पर्वत का सर्वोच्च शिखर है अन्नाईमुड़ी, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर ये कहलाता है। और इलायची पहाड़ियां के दक्षिण में नागरकोइल की पहाड़ियां हैं। ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएगा पूर्वी घाट। तो ये वाला जो हिस्सा है ये पूर्वी घाट का है। पूर्वी घाट महानदी के दक्षिण में उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम की ओर 1300 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर की लंबाई में पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों तक फैला हुआ है। जो नीलगिरी की पहाड़ियां यहां तक ये फैला हुआ है। ठीक है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई है 600 मीटर। ठीक है। और इस पर्वत श्रेणी को नदियों के अनेक स्थानों पर नदियों ने जो है काटा है, इस कारण ये अलग अलग पहाड़ियों के रूप में मिलता है। और दक्षिण से उत्तर की ओर इन पहाड़ियों को पालकोंडा, नल्लामलाई, जवादी और शेवराय पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताई हुई है। ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जिंदागड़ा चोटी है। ठीक है।
कितनी है? 1690 मीटर है। ठीक है, तो ये आज की क्लास में मैंने आपको प्रायद्वीपीय पठारों और मैंने साथ में भारत की जो प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत श्रेणियां हैं उनके बारे में साथ में आपको बताया। तो यहाँ तक अच्छे से आपको समझ आ गया होगा क्लास में। तो इस तरह से एक बार मैं फिर से आपको बताऊं कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या 8894592402 पे भी हमें संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप हमारी क्लासेस यूट्यूब पे भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल का हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो का ये जो ऐप है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।